अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो न्यूज़ प्लस में। इंतहाई दुखी दिल के साथ, तकलीफ़ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान लाशें उठा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर अमवात बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का अटैक है और ये बेकाबू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। आज के दिन के सिर्फ आज ही के दिन से हम बात करें तो आज के दिन में 129 अमवात का अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इजाफा हो चुका है। 5428 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। ये हम उस तारीख को याद करते हैं 26 फरवरी को, जब एक केस था, और आज हम लाखों केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। मजमूई तौर पर लाखों केसेस हो चुके हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा तादाद हो चुकी है। टेलीविजन स्क्रीन पर मैं आपको एग्जैक्ट इसके फिगर्स बता रहा हूँ। अब तक जो केसेस बढ़ चुके हैं, ये बताया जा रहा है, वफाकी वज़ीर ये ख़दशा भी ज़ाहिर कर चुके हैं कि इस महीने के आखिर तक केसेस की तादाद 3 लाख, जबकि जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख तक हो सकती है। खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं, हमारे पास इसकी कैपेसिटी नहीं है। हमें अपना भी ख्याल करना है, लेकिन हमारे पास एक वाहिद सहारा अपने रब से दुआ करने का है। आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप बौद्ध मत हैं, जैन मत हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी हैं। मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कीजिए, अपने अपने भगवान से दुआ कीजिए, रब से दुआ कीजिए, क्योंकि रब तो एक ही है। क्योंकि दुआ हमारा बहुत कुछ टाल सकती है, हमारी इल्तिजाएँ बहुत कुछ टाल सकती है, लेकिन हालात हमारे खासे तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जब मैं हालात को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अगर हमारे यहाँ कहीं पूरी दुनिया में कोई रिसर्च आती है तो उसके फ़ौरन बाद उस दवाई का रेट बढ़ जाता है। अगर किसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल, सना मक्की जैसा, तो वो जो 250 रुपये किलो होती है वो 2500-3000 किलो तक चली जाती है। कल की बात है, मैं बल्कि ये कह भी रहा था, ये एक्टेमरा जो इंजेक्शन है लाखों में चला गया। इसके लिए ज़ाहिर है इसकी तायुन के लिए अब कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हमने जो रॉयल कॉलेज की रिसर्च थी उसके बारे में बताया, बरतानिया की रिसर्च के बारे में बताया कि जी डेक्सामेथासोन, बेसिकली जो स्टीरॉयड इंजेक्शन है, उसके बारे में हमने बताया कि जनाब वो अब उसके बारे में बड़ी अच्छी ग्रेड्स मिल रहे हैं, उसके बारे में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उसको यूजेज का इस्तेमाल किया गया। मैं आज की आपको बात बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की मार्केट में 60% शॉर्ट हो चुकी हैं। जो शायद कोई दर्द दिल रखने वाले फार्मासिस्ट हैं जो बैठे हुए फार्मेसीज़ हैं, शायद वो दे रहे हैं और उसी रेट के ऊपर दे रहे हैं। अदरवाइज़ अब ये कुछ अरसे के बाद जो 200 रुपये का, 250 रुपये का इंजेक्शन था, जो एक एम्प्यूल तकरीबन 30-35 रुपये का होता था, ये अब 1000, 2,000 रुपये में मिलेगा। स्टीरॉयड आम मौजूद होता था, इसके छोटे छोटे एम्प्यूल, बड़ा एम्प्यूल भी होता है, मैक्सिमम डोज भी होती है। अब इसकी हालत ये है कि रावलपिंडी की, आज मैं आपको बात बताऊँ, किसी मार्केट के अंदर डेक्सामेथासोन नहीं मिल रहा है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम है, लोकल मैन्युफैक्चर भी होता है, पाकिस्तान के अंदर भी मैन्युफैक्चर होता है, बहुत सस्ता से ये इंजेक्शन है। अब सूरत हाल ये बन गई कि ये टैबलेट फॉर्म में भी होता है डेक्सामेथासोन। अब ये सूरत हाल बन चुकी है कि सिर्फ आज लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर 68 अमवात हुई हैं। ये तारीख की बुलंद तरीन सतह जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं। 129 अमवात का इजाफा भी हो चुका है। पंजाब में 2361 नए केसेस हैं, 68 अमवात हो चुकी हैं। अमवात जो है अब 1149 सिर्फ पंजाब में हो चुकी हैं। इसी तरह सिंध में 2115 नए केसेस आए हैं, 30 अफराद मजीद जहाँ बहक हो चुके हैं, 916 उनकी तादाद हो चुकी है। इस्लामाबाद में 385 नए केसेस आए हैं, 7 अमवात भी रिपोर्ट हो चुकी हैं, 83 से बढ़कर 90 अमवात हो चुकी हैं 24 घंटों में जो रिपोर्ट हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में 506 नए केसेस आए हैं, 19,613 की तादाद हो चुकी है, 755 अमवात हो चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 21 मजीद अफराद मुतासर हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में भी 24 घंटों में 40 नए केसेस आए हैं, 663 से 703 तादाद हो चुकी। जो सेहतमंद अफराद हैं वो 24 घंटों में 2047 हो चुके हैं। तो जो पहले तादाद थी 56,392 थी, अब 58,437 हो चुकी है। ये 1,16,000 पेशेंट का मसीहा बन सकते हैं अगर ये अपना प्लाज्मा डोनेट कर दें। ये दो अफराद को प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, 2 दफ़ा प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और 2 अफराद की जान बच सकती है। ये जो अफराद सेहतयाब हुए हैं, कौम की नज़रें उन पर हैं। जो अफराद तड़प रहे हैं, बीमार हैं, जिनका कसूर भी कोई नहीं है, वायरस आया, उनको अटैक कर गया,
उनकी जानें आप बचा सकते हैं। तो आगे बढ़िए और प्लाज्मा डोनेट कीजिए। मजमूई सूरत हाल ये है कि जो मुसद्दिका केसेस हैं 1,57,381, अमवात 3,029, सेहतयाब 58,437 और जो एक्टिव केसेस है इस वक्त 95,915 जो इस वक्त मौजूद है जिनको अभी भी कोरोना वायरस है। दवाइयों की बात करते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं, हम किस प्रोग्रेस तक पहुंचे। ये भी पता चला है कि चंद दिनों के बाद कोई खुशखबरी आने वाली है और उसमें पता चल जाएगा हमें कि कोई वैक्सीन तैयार होने के मराहिल में इंसानों पर उसकी अब तरकीब शुरू कर दी जाएगी, उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा ट्रायल बेसिस के ऊपर। बरतानिया में ये सब कुछ हो रहा है। बरतानिया की रिसर्च के मुताबिक डेक्सामेथासोन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आइए ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल वक़ार साहब जो कि एक पैथोलॉजिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में रेगुलर आ रहे हैं और हमें मुख्तलिफ मशवरे भी दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। सर अब जो सिचुएशन हुई है, अब हम सिलेक्टेड लॉकडाउन की तरफ भी गए हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात भी की कि जब तक हम टेस्ट और ट्रीट का फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। सर ये जो डेक्सामेथासोन की बात निकली है, ये इसका क्या फ़ायदा है? ये तो स्टीरॉयड है बेसिकली, तो ये किस तरह से इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करती है? थैंक यू मुर्तज़ा सर। डेक्सामेथासोन जी अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अनाउंस किया है और अप्रूव किया गया है इस ड्रग को। ये पहले भी इस्तेमाल होती थी, मुख्तलिफ और बीमारियां हैं जिसमें ये हमारे पास इस्तेमाल होती थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स में आती है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसका उन्होंने जो रिजल्ट्स जो दिए हैं, पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि वी आर ऑलरेडी यूजिंग डेक्सामेथासोन फॉर इन कोविड पेशेंट। ये ऐसी कोई चीज नहीं हमने मतलब ये ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन अब जो रिजल्ट्स आए हैं जो ऑक्सफोर्ड ने बरतानिया से जो हमारे पास आए हैं, उसने ये साबित किया है उन रिजल्ट्स अपने ट्रायल करने के बाद कि जो वेंटिलेटर पे पेशेंट हैं उनमें ये हर 3 में से 1 मरीज को बचा रही है मरने से। और ऑक्सीजन पे जो पेशेंट हैं, जो वेंटिलेटर से पहले पेशेंट ऑक्सीजन पे चला जाता है, तो उसमें हर 5 मरीज जो मरने थे उनमें से 1 को बचा रही। तो ये इसके रेट्स हैं जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छी वो है, खुशाइंद बात है। और लेकिन ये इस चीज़ से अब भी अगर हम ये सोचें कि एकदम से हम डेक्सामेथासोन यूज़ करना शुरू करेंगे क्योंकि कोई चीज़ नई मार्केट में आ गई है और वो इस्तेमाल करेंगे तो एकदम से डेथ रेट नीचे चला जाएगा, मोर्टेलिटी रेट, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे हर अस्पताल में इस्तेमाल हो रही है, मरीजों को दी जा रही है। लेकिन अब यह है कि अब कंफर्म हो गया कि हाँ जी ये इस्तेमाल करें, ये इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। और भी बहुत सारी हैं दवाइयाँ जो इस्तेमाल हो रही हैं, जिसका जैसे आप अभी एक का जिक्र कर रहे थे कि जी उसका इंजेक्शन मार्केट में गायब हो गया, वो भी इस्तेमाल हो रही है। और दूसरी रेमडेसिविर है, वो भी मार्केट से गायब हो गई है, वो भी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इनके ट्रायल्स के रिजल्ट अभी नहीं आए। रेमडेसिविर का आ गया था, उसने 30% जो डिजीज की जो थी जो ड्यूरेशन था उसको उसमें 30% पेशेंट में कम कर दिया था। उसकी वजह से उसका भी वो मार्केट से भी गायब हो गई, लेकिन वो मरीजों में इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह भी आगे कुछ अर्से के बाद आपके पास और रिजल्ट्स आ जाएंगे मुख्तलिफ और दवाइयों के जो इस्तेमाल हो रही है। ऑक्सफोर्ड में शायद वैक्सीन की भी कोई और इंफॉर्मेशन आ रही है कि चंद दिनों के बाद वहां से भी कुछ कोई ट्रायल बेसिस के ऊपर वैक्सीन तैयार करके इस्तेमाल की जाएगी और उसको बहुत सस्ता भी इस्तेमाल, RNA के नाम से, शायद इस नाम से कोई वैक्सीन भी बन रही है। मुर्तज़ा ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो सबसे आगे है ना इस टाइम पे कंपनी जो कि वैक्सीन के उसमें है, दैट इज मॉडर्ना है, अमेरिकन। वो कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम के उससे कई दफ़ा मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जी ये है मैसेंजर RNA बेस्ड वैक्सीन है, मैसेंजर RNA 1273 इसका नाम है। ठीक है। ये बनाई गई थी, ये कैंडिडेट था जो कि SARS जो 1 जो आया था 2002 में, जी उसमें बनाई गई थी उसके अगेंस्ट। लेकिन वो हम पहले ही कंट्रोल कर गए चूंकि, तो हमने उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। ये जो है मैसेंजर RNA, इसकी जो वायरस है इसके स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट है। स्पाइक प्रोटीन उसकी SARS-1 की, और ये जो हमारा अभी COVID-19 चल रहा है SARS-2 जिसे हम कहते हैं, इनकी स्पाइक प्रोटीन की होमोलॉजी चूंकि ज्यादा है, तो उन्होंने उस कैंडिडेट को निकाला कि जी हम इसका ट्रायल करते हैं। वो फेज 2 ट्रायल है, ह्यूमंस जो स्टडीज होती हैं जिसमें आप पहला फेज 1 करते हैं, फेज 1 के अच्छे रिजल्ट्स आए, आप फेज 2 में फेज 2 ट्रायल हो रहा है जो कि ज्यादा जिसमें मरीज होते हैं और उसमें प्रॉपरली उसको लगाने के बाद देखा जाता है कि जी क्या उसमें एंटीबॉडीज बन रही हैं, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे, ये सारा कुछ चेक किया जाता है। तो वो फेज 2 में है।
चाइना की 2 वैक्सीन हैं, लेकिन चाइना में जो भी चीज़ होती है ना, उसके जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो पब्लिश ही होते हैं, उससे पहले कोई चीज़ आप तक पहुंचती ही नहीं। तो उधर की 2 वैक्सीन हैं जो वहाँ पे ह्यूमन ट्रायल्स में, जिसमें से एक तो हमारे जो हैं हेल्थ मिनिस्टर, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने जिक्र भी किया था कि उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी है, क्योंकि चाइना में पेशेंट नहीं था, खत्म हो गया था, तो उन्होंने पाकिस्तान में उन्होंने एक गोल्डन हैंडशेक सॉर्ट ऑफ MOU साइन किया था कि जी यहाँ पे NIH के थ्रू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद जो है, उसके थ्रू उन्होंने साइन किया था कि जी हमें पेशेंट में ट्रायल करने दिया जाए। तो वो भी ह्यूमन ट्रायल्स में एंटर हो गए हैं। अब ऑक्सफोर्ड वाले जो हैं वो फेज 1 जो ह्यूमन ट्रायल्स है उसमें एंटर होने जा रहे हैं। उन्होंने इनरोल किया था, फेज 1 ट्रायल करेंगे और फेज 2 हो सकता है वो फेज 1 और 2 को कंबाइन करके करें, लेकिन अभी पीछे हैं इन 2 उससे, मॉडर्ना से और चाइनीज वैक्सीन। जब भी रिजल्ट आएंगे वो मेरे ख्याल में सितंबर से पहले कोई रिजल्ट हमारे पास किसी भी वैक्सीन का नहीं आएगा। अगर अच्छा रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद FDA की अप्रूवल की तरफ आपने जाना होता है। FDA उसको अप्रूव करेगी उन तमाम ट्रायल्स को देखने के बाद, और अगर वो अप्रूव करेगी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब पूरी दुनिया के लिए उसने मैन्युफैक्चर होना। मैक्सिमम हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, यानी हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी तेज़ी की जाए? मैक्सिमम मतलब मिनिमम, मैक्सिमम तो नहीं कहूँगा, मिनिमम हम कब तक वैक्सीन को देख सकते हैं, यानी कि अवेलेबल हो सकती है? क्योंकि काम टेक्नोलॉजी तो बहुत जदीद हो चुकी है, बहुत उम्मीद है कि वैक्सीन बन जाएगी। कब तक हो सकता है? मतलब इसमें ना 2 चीजें हैं। जब भी हम कोई वैक्सीन के ट्रायल्स कर रहे होते हैं ना, उसमें जब भी आप जल्दी करेंगे तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। वो उसको जल्दी नहीं करना चाहिए। कभी भी आप जंप नहीं कर सकते। जो उसके फेजेस बने हुए हैं कि पहले एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन है, उसके बाद फेज है ह्यूमन ट्रायल्स के, कंट्रोल ट्रायल्स हैं, उसके बाद अप्रूवल है, अप्रूवल के बाद फिर वो मैन्युफैक्चरिंग है। अगर इसको देखा भी जाए तो मिनिमम आपके पास जो वैक्सीन अवेलेबल होगी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, नॉट बिफोर दैट। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि वो पूरी दुनिया में, चूंकि मैन्युफैक्चर होने के बाद पूरी दुनिया को चाहिए, तो वो मेरे ख्याल में अगले पूरा साल आपका वैक्सीन पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होते होते लग जाएगा। कितना आप इंक्रीज कर लेंगे प्रोडक्शन को? ज़ाहिर है पूरी दुनिया में, अगर आप अमेरिका का फिगर देख लें तो 2300,000 इन्फेक्टेड है वहाँ पे। जो अगर आप पाकिस्तान में देख लें तो 1.5 लाख का फिगर क्रॉस हो गया हुआ है। आप कहीं और मतलब हर जगह दुनिया, इंडिया चले जाएं तो 2-2.5 लाख उनका फिगर हो चुका हुआ है। ये बढ़ना है, ये अब नीचे तो नहीं आएगा ना। तो ये वैक्सीन पूरी दुनिया की आबादी के लिए अगर चाहिए, हर किसी को लगनी है, तो यू कैन इजीली इमेजिन कि एक कंपनी बना रही है, वो अगर लाइसेंस दे भी देती है दूसरी कंपनीज को, तो वो पहले अपने मुल्क को 24 करोड़ आवाम को हम पहले कवर करेंगे, फिर हम कहीं एक्सपोर्ट करने जोगे होंगे। बिल्कुल सही। यानी हम ये साल तो हम फिलहाल भूल जाएं, ये साल वैक्सीन नहीं है। बिल्कुल ये साल नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल वकार साहब, थैंक यू। हमेशा आप हमारी रहनुमाई करते हैं सर, वक्त निकालते, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं जनाब। ये सूरत हाल बन रही है, हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, और एहतियात बेसिकली हमने ही मैक्सिमम करनी है। अब अगर सिलेक्टेड लॉकडाउन है, खुदारा प्लीज़ पैनिक ना हो। अगर आपके 14 दिन का जो क्वारंटाइन बनाया जाएगा, आपके मोहल्ले का, आपकी गली का, आपके इलाके का, आपके ब्लॉक का, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। उससे आपको फ़ायदा होगा। आपके अपने इलाके को, आप जहाँ रहते हैं, उस घर की 4 दीवारी जहाँ सोना रहना है, खाना पीना है, वहीं फ़ायदा होगा। प्लीज़ पैनिक ना हो जाइए। मुश्किल है, मुश्किल वक्त के साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता इससे निकल जाएंगे, कंट्रोल होगा। लेकिन ये साल जो है फ़िलहाल तो हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा इस साल तक के लिए, जब तक वैक्सीन आएगी। और फिर वैक्सीन में पाकिस्तान में पहुंचने के बाद इसका रेट क्या निकलता है, एक और बड़ा सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं BNP मेंगल। उसने हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, और ऐलान भी कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर किया। क्या वजह हुई कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में सब कुछ हुआ? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। काफ़ी अरसे से इस बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये हो सकता है या हो जाएगा। कौमी असम्बली में BNP मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि PTI से इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया उन्होंने, वो उसी फ्लोर को इस्तेमाल किया। और अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि ऐवान में मौजूद और अपनी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी करके हज़ारों लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। अफसोस की बात है यहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद गुज़श्ता बजट में साथ दिया। वफाकी हुकूमत ने हमें क्या दिया?
बलूचिस्तान आपका कर्जदार नहीं है। हिसाब कर लें तो आपका एक बाल बलूचिस्तान का कर्जदार होगा। अख्तर मेंगल का यह कहना था कि सुई गैस की रॉयल्टी छोड़े, हमें सूंघने को भी नहीं मिलती है। कश्मीर के हवाले से कमेटियां बनाई जाती हैं। कश्मीर मिलेगा तो मिलेगा, जो आपके पास है उसके लिए तो कुछ करो। झंडा लगाने से कोई मुहब्बे वतन नहीं बन जाता है। ये मत कहें खाली खजाना विरसे में मिला है। क्या अगले बजट की जिम्मेदारी टिड्डी दल और कोरोना पर तो नहीं डाल देंगे? मौजूदा बजट में बलूचिस्तान को किसी खाते में ही नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को 10 अरब का पैकेज नहीं बल्कि छोटा सा पैकेट दिया है। हालिया के बजट वजीर और ब्यूरोक्रेसी दोस्त हो सकता है, अवाम दोस्त नहीं हो सकता है। इस मुल्क में इंसाफ मिलता नहीं, मंडियों में बिकता है। हुकूमत ने वादे पूरे किए, लापता अफराद को बाजियाब ना कराया जा सका। बलूचिस्तान को बराबर का हिस्सा देना होगा। आपको ये बात बता दें साथ में कि कौमी असम्बली की जो कुल नशिस्तें 342 हैं। अब जो मौजूदा नशिस्तें हैं, जो अरकान की तादाद है वो 341 है, क्योंकि JUI के मुनीर औरकज़ई साहब उनकी वफात हो गई थी और उसके बाद एक नशिस्त खाली हुई थी। ये नंबर गेम है। हुकूमत बनाने के लिए जाहिर है आपको पता है कि ऐवान में सादा अक्सरियत 172 होनी चाहिए। अच्छा, BNP की अलहदगी के बाद कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद में 180 अरकान है अब, जिसमें PTI के 156, मुत्तहिदा के 7, GDA के 3, BAP के 5, काफ लीग के 5, जमहूरी वतन पार्टी का 1 और 2 आज़ाद और अवामी मुस्लिम लीग का 1 रुकन शामिल है। और आपको याद होगा कि अगस्त 2018 में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप जो है और तहरीक इंसाफ ने मरकज में हुकूमत से इत्तेहाद के लिए एक मुफाहमती याददाश्त 6 निकात पर बनाई थी और उस पर दस्तखत किए थे। BNP मेंगल के 4 अरकान हैं, जबकि BNP मेंगल का सेनेट में 1 रुकन है और अरकान में सरदार अख्तर मेंगल, आगा हसन बलोच, हाशिम नौतज़ई और शहनाज बलोच शामिल हैं। 3 सवाल हम उठा रहे हैं। एक ये कि BNP ने मेंगल ने, ये जो उनके अख्तर मेंगल साहब हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में और फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही इसका ऐलान क्यों किया है? दूसरा ये कि इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो पहले भी किया जा चुका है, लेकिन बात इस नौबत तक नहीं आई थी। अब ऐसा क्या हुआ है कि इंतहाई इक़दाम उठाना ज़रूरी हुआ, और क्या ये आर्जी है या फिर मुस्तकिल है? तीसरा सवाल हम ये उठाने जा रहे हैं कि नंबर गेम में PTI की हुकूमत तो फिलहाल बरकरार रहती है, लेकिन बस कोई चंद अरकान के दूसरी तरफ होने की देर तो ये हुकूमत गिर सकती है। क्या ऐसा इन हालात में हो सकता है, या फिर PTI अपने इत्तेहादियों की नाराजगी मुस्तकिल सहने की मुतामिल हो सकती है? आइए इसके लिए बात करते हैं। सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर लियास राना साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर साहब, बहुत सर आपके वक्त का, हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, आपके बड़े मशकूर हैं सर। ये क्या हालात बने कि इतनी मजबूरी बन गई कि अब फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर मौजूद होकर, कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर इसका ऐलान करना पड़ गया? पहले भी नाराजगियां होती रही थी, ये तहफ़्फ़ुज़ात इस नहद तक कैसे पहुंच गए, और अब ऐसा क्या हुआ है कि इंतहाई इक़दाम उठाना जरूरी हो गया BNP मेंगल को? दोबारा मिलाइए जी उनको कॉल, उनसे बात करते हैं। ये चंद एक सवाल जो हमने उठाए हैं, अब कॉल ड्रॉप हुई है, उनसे ये तज्जिया लेते हैं, और इसके साथ एक और सवाल उठाएंगे कि अंदर ही अंदर कौमी असम्बली में चल क्या रहा है। क्या इसमें काफ लीग के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बहुत पहले वो भी रहे, वो भी हो सकते हैं। सेनेट पर भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि सेनेट में भी BNP मेंगल की एक सीट है और वहाँ पर भी PTI के साथ इत्तेहाद। लेकिन ये आपको याद दिला दूँ कि सूबे में JUI फे के साथ उनका इत्तेहाद है। तो राना साहब, हम सवाल ये उठा रहे थे कि ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या नागुज़ीरियत हो गई इस वक्त कि पहले भी नाराज़गियाँ होती रही, पहले भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा। वो जो 6 पॉइंट से 6 निकात थे जिस पर ये इत्तेहाद हुआ था, वो ऐसी क्या वजूहात हुई कि वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में वो कराची में थे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर इसका ऐलान करना पड़ गया BNP मेंगल को? देखें, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म चाहे इस्लामाबाद भी होते तो वो कौन से असम्बली में होने थे, लिहाजा इस बात से तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कराची में हैं या वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में। ठीक है, असल इशू ये है कि सरदार अख्तर मेंगल ने पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी बुला के और उसका फैसला अनाउंस किया कौमी असम्बली में आके, और बलूचिस्तान का अपना मुकदमा भी सबके सामने रख दिया पब्लिक के, और वो बराह रास्त टेलीविजन पे नशर भी हो गया। अब ये क्यों हुआ? 2 साल से उन्होंने वो गिला भी किया कि हम पे 10 अरब रुपए की लगाया गया कि हम 10 अरब रुपए में बिक गए। अब इत्तेहादी हमेशा उसी वक्त बात करते हैं जब आपको जरूरत होती है। ठीक है, और ये 2-3 दफा हो चुका था कि मेंगल साहब लास्ट बजट में भी नाराज हुए, फिर इसको मनाया गया और मनाने वाले थे जहांगीर तरीन, बिल्कुल, और वो अपने जहाज समेत गायब हैं। और पता नहीं वो शायद अगले हफ्ते आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, और उसी से ये सारी चीज़ों के ताने बाने बुनते हैं कि जिन लोगों को वो लाए थे क्या वो सारे तरीन साहब के साथ खड़े हो जाएंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगी। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान जहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ से बात नहीं कर रहे तो अपने इत्तेहादियों के साथ भी कुछ बहुत अच्छे मरासिम कहें या रवाबित कहें तो वो नहीं है, बल्कि वो बिलीव करते हैं कि वो जो 2-3 वज़ीरों को भेजेंगे
वही मिल लेंगे और काफ़ी हो जाएगा, जिसकी वजह से इत्तेहादियों में बेचैनी भी होती है। अब एक जो आपने अभी इब्तदाई में कहा कि 2 आज़ाद अरकान भी हुकूमत के साथ है, उनमें एक फैसला होता नहीं, जिन्होंने मौजूदा वज़ीर आला को हराया भी है कौमी असम्बली के निशिस्त से, और वो हुकूमत के साथ हैं। लेकिन जैसे ये NFC अवार्ड हुआ और जावेद जब्बार को नामजद किया बलोचिस्तान से, तो उन्होंने हाई कोर्ट में रेड कर दी कि ये गलत है, ये हमारे सूबे से नहीं है, जिसकी बुनियाद पे जावेद जब्बार साहब को पीछे हटना पड़ा। वो इत्तेहादी भी हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन गिला भी करते हैं कि मेरा बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हब से लेके और गवादर तक का एरिया, और वहाँ में फंड्स नहीं मिलते। अब ये सारे इत्तेहादियों के गिले हैं, खुद PTI के अपने अरकान कौमी असम्बली के भी गिले हैं। लेकिन जाहिर है जो डिसिप्लिन में है वो तो हैं, और जब थोड़ा सा मसला आता है कि गवर्नमेंट को जरूरत होती है तो ये लोग सर भी उठाते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा बातचीत से ज़्यादा सरदार अख्तर मेंगल ने अपने आप को वहाँ ला के खड़ा कर दिया कि जैसे उन्होंने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ले लिया सियासत में। और अभी ताज़ा खबर ये भी आई है कि आसिफ अली जरदारी साहब का भी अख्तर मेंगल साहब से टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। तो जाहिर है कि जब वो हुकूमत के इत्तेहादी नहीं रहे तो हिज़्ब इख्तिलाफ तो इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, कि ये हुकूमत की कमजोरी है कि आपका इत्तेहादी निकलता है तो हिज़्ब इख्तिलाफ जो आपको बहुत टाइम दे रही है आपको हुकूमत करने के लिए, क्योंकि उनके आपस में भी इख्तिलाफात हैं। जरदारी साहब का ये पहला इस किस्म का पॉलिटिकल राब्ता है जब से वो जमानत पे गए हैं, वरना वो बहुत महदूद हद तक में थे कि अब ये उनकी खबर उनके मीडिया चलने चंद मिनट पहले जारी की है कि उनकी और अख्तर मेंगल की बातचीत हुई है। तो जाहिर है फिर आगे बाकी जमातें भी इकट्ठी होंगी। मौलाना फजलुर रहमान फिर पर तोल रहे हैं कि कोरोना का सीजन खत्म होता है तो वो इस्लामाबाद की तरफ फिर रवाना हो, और उनकी ख्वाहिश ये है कि वो सारे इत्तेहादियों को मिला के अपने हुकूमत के मुखालिफों को बलोचिस्तान में हुकूमत करें, और उनकी नज़र अगले सेनेट के इलेक्शन पे है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगी अगर हुकूमत की तरफ से कोई एकदम फैसले न किए गए कि अपने इत्तेहादियों को कैसे राज़ी करना है, हिज़्ब इख्तिलाफ से बात करनी नहीं है, क्या उनके खिलाफ सिर्फ इंतकामी कार्रवाई कह लें जो हिज़्ब इख्तिलाफ कहती है, या नैब का डंडा ही चलेगा। ये चीज़ें खुद वज़ीर आज़म को सोचनी होंगी कि 2 साल गुजर गए हैं, और जहाँ उसमें आखिरी 3 महीने में अब ये कोरोना ने भी आके गवर्नमेंट को पकड़ लिया है, टिड्डी दल फंसा हुआ है, सारी तरफ फसलें खराब हो रही हैं, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को खराब है। ठीक, अब क्या हम सिर्फ एहतसाब के मुतामिल हो सकते हैं ऐसे में? ये वो सिचुएशन है जिसे वज़ीर आज़म को सोचना होगा। ठीक है, इसमें ये सवाल है कि क्योंकि BNP मेंगल की सिर्फ वफाक को या मतलब वो PTI को ही ज़रूरत नहीं है इनकी, वो BNP मेंगल को भी सर्वाइवल के लिए वफाक के साथ रहना ताकि फंड्स आते रहें, वो डेवलपमेंट वहाँ पे चीज़ें करते रहें और तहफ़्फ़ुज़ात भी वहीं के वहीं बरकरार हैं। क्या ये मुस्तकिल नाराज़गी या अलहदगी हो सकती है, या कहीं आपको ताने बाने जुड़ते नज़र आते हैं कि शायद क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी बन जाता है बलूचिस्तान फैक्टर के ऊपर, तो मुमकिन है कि ये वापसी हो जाए फिर से? सियासत में कोई चीज़ हतमी तो नहीं होती। हाँ, ये तो है। ये शुरू से असूल है कि आज के इत्तेहादी हैं, कल के मुखालिफ हो जाएंगे, कल के मुखालिफ हैं वो आपके इत्तेहादी हो जाएंगे। आज हुकूमत के इत्तेहादी नहीं रहे तो आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने बलोच भाई से अख्तर मेंगल से रब्ता भी कर लिया। सही है। ज़ाहिर सियासत अपने पत्ते शो करने का ही नाम है जी, ठीक है। उससे अगर सिर्फ भावताओ मकसद होगा अख्तर मेंगल का, तो वो पॉलिटिकली उन्होंने उस बात का इशारा भी किया कि पिछली दफ़ा हमें हिज़्ब इख्तिलाफ ने बड़ा जोर लगाया था कि आप बजट में हमारे साथ, हम साथ नहीं बैठे और हम इनकी बात में आ गए और हमने मान लिया। जाहिर है कि उनको या तो डेवलपमेंट में हिस्सा मिला ही नहीं, जो कि ओवरऑल हर तरफ से बजट ही नहीं था, पैसे ही नहीं थे, तो उनको कैसे मिलता? तो एक तरफ वो हुकूमत में हो और लोगों के काम भी ना हो, तो फिर कोई सियासी जमात सर्वाइव नहीं करती जिसके 4 वोट कौमी असेंबली में, एक सेनेट में हो, और वो उनको सूबे और मरकज में कोई पजीराई भी ना मिले। तो वो यही चाहेंगे ना कि फिर अपने लोगों को भी तो जवाब देना। और शायद फ्लोर ऑफ द हाउस पर आके बात करने की ये भी वजह है कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होती थी इनके, बड़ी दफ़ा कोशिश भी की इन्होंने, इनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। उन्होंने कहा कि ठीक है बराह रास्त जा भी रहा है तो इस पर हमारा मुकदमा भी पेश हो जाएगा और साथ में हम बात भी कर लें। तीसरा सवाल ये कि नंबर गेम में PTI की हुकूमत फिलहाल तो बरकरार रहती है, अगर ये 4 माइनस भी हो जाते हैं, कुछ डगमगाने के चांसेस हैं गवर्नमेंट के? देखें, आप पाकिस्तान के अंदर डगमगाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जी हाँ। आज ये बहस बड़ी आज़ादाना हो रही है जब से ये तकरीर हुई है, ये भी एक इंडिकेशन है कि अभी चल रहा है काम और इसको रोका नहीं जा रहा। सही है। तो लेकिन उसके लिए फिर काफ लीग को भी हिलना पड़ेगा, MQM को भी हिलना पड़ेगा, और जब तक ये सारे लोग नहीं हिलते हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, सियासी तौर पे अगर देखा जाए कि किसी भी सियासी जमात को जो हुक्मरान हो और उसके इत्तेहादी अभी स्टार्ट में छोड़ना शुरू कर दें तो वैसे तो उसके इम्प्लीकेशन तो बड़े नेगेटिव होते हैं, लेकिन ये बात हुक्मरान जमात को समझाएगा कौन? क्योंकि वो हिज़्ब इख्तिलाफ जो पार्लियामेंट में है, जो सूबों में है,
उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, अपने इत्तेहादियों से वो मिलते नहीं है। मैंने पहले भी आपसे बात कही थी कि खुद वजीर आजम का बराह रास्त रास्ता नहीं है। आज कराची में ठीक है, उन्होंने चूंकि वहाँ पे इनके लोग हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं तो इत्तेहादियों से भी मिल लिए, सारों से मिल लिए। बड़े अरसे के बाद वो कराची भी गए, जब से कोरोना आया था वो नहीं गए थे। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि सीरियसनेस कितनी है और वो किस पर इख्तियार की। मैंने तो जहांगीर तरीन वो कर लेते थे, इख्तियार इस्तेमाल करते थे और वो हर जगह पहुंचते थे, लोगों को मना लेते थे और उनकी बड़ी ठीक ठाक इस मामले में एक ट्रेनिंग हो चुकी हुई थी कि लोगों को कैसे साथ में लाना है। 2018 के इलेक्शन में इलेक्टेबल्स को लाने में सब चीज़ें थी। अब यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी पीछे बचे हैं, असद उमर हैं और शाह महमूद का अपना शायद परवेज इलाही साहब नहीं देखे ना, वो तो इत्तेहादी है ना, कि उनको तो फिर मिलाना पड़ेगा जा। बिल्कुल सही। बात तो ये है ना कि उनकी रिजर्वेशन तो मौजूद है ना बहुत सारी चीजों में। अभी उन्होंने पंजाब असेंबली में करारदादें पास कराई हैं जो गवर्नमेंट को हिट कर रही हैं कि नहीं, उन्होंने मतलब खत्म नबूवत पे एक करारदाद पास कराई है कि गलत काम हुआ पंजाब के अंदर जो तब्दीली हुई। तो ये गवर्नमेंट को इंडिकेशन है ना कि हम अपने स्कूलों पे नहीं छोड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हुकूमत जाती है। उन्होंने करारदाद पास कराई और उसमें फिर सबको साथ आना भी पड़ा, जाहिर है मसला ही आता है। तो ये चीज नहीं है कि वो अभी जाके, हाँ ये था कि फजल रहमान का जब इशू था तो पीटीआई से वो मिलना नहीं चाह रहे थे, तो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ने उसको किरदार अदा किया था, जिस पे बाद में फजल रहमान साहब ने गिला भी कर दिया। तो अब अगर कोई वादे होने हैं या वही होने हैं तो बलूचिस्तान में चौधरी शुजात हुसैन की नवाब अकबर बुख्ती मरहूम के साथ भी ये जाके मुलाकात करते रहे, क्योंकि इनके वालिद ज़हुर इलाही का बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा था इन सबसे। तो वो सब चीजें गंवाने के लिए तो नहीं बैठेंगे ना कि एक एक करके सबसे ये वादे करें और गवर्नमेंट पूरे ना करे, या जो बैकडोर रास्ते हों उनमें कुछ चीजें तय की। तो ये बड़ा मुश्किल होगा। मैं अभी नहीं कह सकता कि परवेज इलाही एकदम कूद पड़ेंगे जाके अख्तर मेंगल से वो बातचीत करेंगे। अभी गवर्नमेंट को ही पहला मरहला खुद अपने तौर पे करना है कि क्या वो इनको राजी करने के लिए तैयार भी होते हैं कि नहीं होते। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। आमिर साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस आपकी तरफ से। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ज़रा सिंध का बजट आज पेश किया गया और 8वीं दफ़ा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये बजट पेश किया है। 2020 और 21 के लिए 12 खरब रुपए से ज़ायद का माली बजट पेश हुआ है। क्या खद्दोखाल है, क्या अहम नुकात हैं और क्या कुछ चीज़ें की प्रायोरिटी रही नहीं रह सकी, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2020-21 के लिए 12 खरब रुपए से ज़ायद का माली बजट आज पेश किया और मुराद अली शाह ने अपनी तकरीर के आगाज़ में माली साल 2019-20 में वफ़ात पाने वाले अरकान को याद किया और कहा कि हमें इस मौके पर कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाले अफराद को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस के मामले पर संजीदगी इख्तियार करे। हमने बजट में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद अफराद के लिए फंड रखा है। इसके चीदा निकात क्या थे वो कुछ आपको जिक्र कर देते हैं। सिंध बजट 2020-21 का जो तखमीना लगाया गया है वो 1241.13 अरब रुपए लगाया गया है। बजट का जो मजमूई खसारा हुआ है 18.38 अरब रुपए है और गैर तरक्याती अखराजात को जो तखमीना 9,868.99 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात का तखमीना जो है वो 2,232.94 अरब रुपए है। कैपिटल अखराजात का तखमीना 39.19 अरब रुपए है। कुल टैक्स वसूली का जो तखमीना है वो 1,222.75 अरब रुपए है, जिसमें वफाकी टैक्स वसूली 65% है, सूबाई टैक्स वसूली 26.8% है। कैपिटल जो टैक्स गेन है उसमें 2.1% है। इसी तरह जो गैर तरक्याती अखराजात है उसमें इजाफा सिर्फ 7% तक महदूद किया गया है। गैर तरक्याती अखराजात में इजाफा जो है बुनियादी तौर पर कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी मालियत 4.2 अरब रुपए है। सेहत के शोबे के लिए 19 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे के लिए 22.9 अरब रुपए का इजाफा मौजूदा साल में किया गया है। वफाकी टैक्स वसूली में 71.72 अरब रुपए यानी 9% की कमी हुई है। इसी तरह शहरी इलाकों में गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम बढ़ाए छोटे कारोबार के लिए 300 अरब रुपए रखे गए हैं। देही इलाकों में छोटे कारकुनों बिरादरियों के लिए गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध पीपल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश ट्रांसफर के लिए 2000 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। छोटे किसानों को मयारी चावल बेचने के लिए बतौर रियायत 1 अरब रुपए मुख्तस किया गया और छोटे किसानों को खाद की सब्सिडी के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइए जरा इसका तज्जिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशी इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, कराची से हमारे साथ बहुत अरसे के बाद हमारे साथ प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकाल लेते हैं और हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। ये जो खद्दोखाल जो डायरेक्शन सिंध गवर्नमेंट ने या सूबे ने इस बजट में रखी है उस पर आपका तज्जिया क्या है?
तरजीहात क्या रही और जो गेन हुआ वो कितना बेहतर रहा? बहुत शुक्रिया सर। देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है जिसका अभी आपने जिक्र किया कि इन्होंने 18.38 अरब डॉलर का खसारे का बजट पेश जी हाँ, यह भी आपने बताया। जी जी बिल्कुल। अब देखिए, जो हैरान कुन बात यह है कि इंतजाम इस मुल्क में हो क्या रहा है। वफाकी बजट जब आया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि सूबे 242 अरब रुपए का फाजिल रुकूम देंगे ताकि बजट खसारा कंट्रोल रहे। सही। तो अगर आप 242 अरब रुपए सूबे फाजिल देंगे तो सिंध को उस हिसाब से कम 50 अरब रुपए फाजिल देना चाहिए था। तो क्या ये सवाल पैदा होता है कि वफाक ने जब ये लिखा कि 242 अरब रुपए देंगे तो क्या उन्होंने सूबों से बात कर ली थी? साफ जाहिर है कि उन्होंने एक हवा में बात की है 242 अरब रुपए की, तो ये गलती वफाक की है, सूबे की नहीं है। इस तरह से 75 अरब रुपए का झटका वफाकी जो बजट में लग गया, जो कि अभी 1 जुलाई से ये नाफिज होना है, अगर मंजूर होता है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वफाक अपनी इस पर नजर षानी करे कि पहले तो ये बताया जाए कि उन्होंने सूबों से बात किए बगैर क्यों किया, और अब जब ये चीज़ सामने आ गई है तो अभी तो बजट तजावीज़ हैं, तो पहले अपना वफाकी बजट तो ठीक कर लें, वरना तो सारी बात 1 जुलाई से पहले ही 75 अरब का झटका लग गया। ये तो मुझे बड़ा हैरान है। दूसरी बात, मुझे जो बजट में एक अच्छी बात लगी कि देखिए, इस हुकूमत के दौर में महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है। यानी इनको 4% मिली थी, अब कहाँ पहुंच गई महंगाई। तो बेचारे जो तनख्वाहदार तबके हैं, क्या उनका हक नहीं था कि कम से कम उतना इजाफा तो कर दें जितना महंगाई बढ़ी है? अभी तो उनका हक बनता है मेरे ख्याल से। तो सिंध ने एक लीड ली है और ये कहा कि जी हम 5 से 10% इजाफा करेंगे तनख्वाहों में। तो मैं ये चाहता हूँ कि वफाक और बाकी 3 सूबे तकलीद करें, और ये है कि भाई हाँ, गरीब का भी हक है, मुलाजमीन का भी हक है, वरना वो फिर इधर उधर भात मारेंगे, फायदा क्या होगा। तो एक ये है कि मैं चाहता हूँ दूसरे इस पर जो है तकलीद करें, ये एक अच्छा फैसला है। अब जो तीसरी बात आपने खुद की टैक्सों की वसूली की, मैं हैरान होता हूँ। वो 760 अरब रुपए दिखाए गए हैं कि वफाक से सूबे को मिलेंगे NFC अवार्ड के तहत। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 760 अरब रुपए नहीं मिलेंगे। अभी आपने बताया कि पिछले साल 71 अरब रुपए कम मिले सूबे को। हाँ, दूसरे वफाक ने आप एमनेस्टी दे रहे हैं, आप टैक्स चोरी होने दे रहे हैं, तो वफाक का जब हदफ 3 दफे आपने कम किया तो जाहिर है सूबों का हिस्सा भी कम हो गया। यही होने जा रहा है, ये हदफ बार बार कम होगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ। सही। एक तो ये मेरी परेशानी। दूसरी मेरी परेशानी ये है कि वफाक ने जो पेट्रोलियम लेवी है, जिसको मैं भत्ता कहता हूँ, उसमें 450 अरब रुपए बढ़ा के कर दिए। अब मुझे कोई ये बताया कि अगर आपने 450 अरब रुपए ये दे दिया तो सूबों को तो इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी में सूबों को हिस्सा नहीं होता। तो आप तो देखिए ना, ये तो फिर 18वीं तरमीम बहुत जबरदस्त पॉइंट सर, बहुत जबरदस्त पॉइंट। 18वीं तरमीम का मतलब था सूबों को मजबूत बनाए। अब ये सूबों को मजबूत बनाने का तरीका तो नहीं है, तो इस पे जरा मेरा चाहता हूँ कि वफाक भी इस पे गौर कर ले। मेरी जाती राय सर कि सेहत के शोबे में और तालीम के शोबे में दूसरे दीगर शोबों से थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट या कम तरजीह दी गई है, ये सही है? नहीं, ऐसा है कि ये जो फिगर थी ना, उन्होंने रिपोर्टिंग गलत हो गई है, उन्होंने इजाफे की रकम बताई है। ओके ठीक, उस पहले से ज्यादा इसमें ऐड करेंगे। हाँ, वो हाई है, ये टोटल नहीं है वो। तो मैंने जो अंदाजा लगाया है अभी कि सूबे की जो वो है, तो देखिए 2010 में फैसला किया था पीपल्स पार्टी, PMLN सब पार्टी ने मिलकर, और PTI ने उससे कुछ कम रखा था। जो PTI का तालीम और सेहत का हदफ था, उसके हिसाब से भी 400 अरब रुपया सूबे ने तालीम और सेहत में कम मुख्तस किए हैं। और उनका जवाब ये है कि जी मेरा पैसा जब मुझे वफाक से मिल नहीं रहा तो मैं कहाँ से रहूँगा। मगर ये बात उनकी आधी सही है, आधी सही नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी जो भी कैपेसिटी है टैक्सों की वसूली की, मेरा ख्याल है उन्होंने बेहतर इजाफा किया है। मगर ये और ज़्यादा गुंजाइश थी, वो पैसा आता तो फिर ये तालीम और सेहत में जाता। कोई 400 अरब रुपए कम हुए हैं। तो ये चीज़ है कि जब आपके टैक्सों की आमदनी वफाक भी नहीं देगा, आपकी भी नहीं हो रही, और वफाक ने ज़्यादा कमी कर दी, तो तरक्याती अखराजात पे फ़र्क पड़ेगा, तालीम पे पड़ेगा, सेहत पे पड़ेगा। कोरोना के जो है वो मुतासर होंगे मरीज। ये कौमी अलमिया है जिसमें वफाक की जिम्मेदारी ज़्यादा है, सूबे की भी है। मगर जो एक और अहम परेशानी की बात है कि देखिए मुल्क है, एक आइन के तहत चल रहा है। मेरी जो लॉ की नॉलेज है, चूँकि मेरे पास भी लॉ का डिग्री है, वफाक के इख्तियार ही नहीं है। वफाक के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि कौमी असासों को बेचे, इसलिए कि असासे तमाम सूबों की मिल्कियत है। वफाक मिल्कियत तो नहीं है, चारों सूबों का असासा है ना, कोई इस्लाम है। तो अब उसका तरीका ये होता है कि आप तकलीफ देते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक मीटिंग बुलाते हैं,
जिसमें चारों विज़ाए आला मौजूद होते हैं, वहां पर आप अपनी तजवीज़ पेश करते हैं। वहीं पे इनको लाना चाहिए था कि ये 242 अरब का जो बजट है फाजिल, उनसे पूछ लेते, वो नहीं मानते तो बात खत्म हो जाती। आप स्ट्रीट बिल को बेच ही नहीं सकते जब तक सूबे न माने, गैर कानूनी गैर आईनी। बिल्कुल तो ये ऐसे काम करके मुल्क में क्यों ऐसी फिजा पैदा करना चाह रहे हैं? तो ये क्यों किया भाई? पहले आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बुलाएं। आज आपने सुना होगा मुराद अली साहब ने कहा भी है, इसके लिए नहीं कहा है, मगर उन्होंने कहा जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं होती। देखिए वफाक और वो उनको करना चाहिए था। वो मेरा ख्याल है कि ये फौरन कर लें तो बहुत बेहतर हो। ठीक, एक सवाल का सर मुझे जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें। देखिए, हमें कोरोना की वजह से आने वाले दिनों की सिचुएशन के लिए हम ब्लाइंड है, हमारे सामने अंधेरा है, हमें नहीं पता अगले आने वाले दिनों में हमने 10 लाख पेशेंट्स को के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उनके ऊपर पैसे खर्च करने हैं, हमारे पास 20 लाख आएंगे, हमारे पास 2 लाख आएंगे, 5 लाख आएंगे, डेथ्स कितनी होंगी, फिर जो वैक्सीन आएगी उसके लिए हमने क्या करना है, फंड्स करने हैं। ये जो फैक्टर है, ये जाहिर है हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर भी सकता है, शायद हम उसको रिकवर भी कर ले। इसके लिए एक पूरी स्ट्रेटजी कोई नहीं है, इसके लिए पर हम बिल्कुल ब्लाइंड साइड पॉइंट पर खड़े हैं। सर, अगर खुदा ना खास्ता हम वर्स्ट पोजीशन इटली जैसी जो ट्रैक हमने पकड़ा हुआ है, वो तो इटली जैसी सिचुएशन का भी नजर आ रहा है हमें आने वाले दिनों में, अगर हम उस सिचुएशन में चले जाए, वर्स्ट सिचुएशन बन जाए हमारे पाकिस्तान में कोरोना की वजह से, तो हमारे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम कट लगा सकते हैं और फिर हमें दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो बाहर से कोई और नहीं आएंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, आपने बड़ा अहम बात की है। असल में गलती वफाक की है। जब ये कोरोना आया था तो मैंने शुरू में कह दिया था कि आप 300-400 अरब रुपए के नोट छाप लें, 400 अरब रुपए के नोट छाप लें और 3 हफ्ते के लिए कंप्लीट लॉकडाउन कर दें और फौज को भी बुला लें, रेंजर्स को भी बुला लें, ब्यूरोक्रेसी को भी बुला लें, लोगों के घर पे नकद रकम और राशन पहुंचा दें। ठीक है। और सरहदों को सील कर दें, जो भी आता है उसको बॉर्डर पर रोक लें आप, जब तक वो क्लियर ना हो जाए। तो अब आज जो आप ये कह रहे हैं कि 3,300 अरब रुपए का नुकसान मुतवक्के है, मेरे ख्याल से वो 3,300 बढ़ा के कह रहे हैं जून तक। मेरे हिसाब से ज्यादा 2,000 अरब तक का नुकसान जून तक हो जाएगा, मगर अब सामने है। अगर आप ये 400 अरब खर्च कर देते तो इस नुकसान का बड़ा हिस्सा बचता, ये आपने नहीं किया। अब एक सूरत हाल खराब आ गई है, लेकिन ये 10 लाख से अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला मेरी बात बिल्कुल मगर ये 10 लाख से बढ़ जाएंगे, ये आप मान लें, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर कोरोना का मसला ना भी हो तब भी आपका जो ग्रोथ रेट है 2.1%, ये हासिल नहीं होगा। अगर कोरोना का मसला ना भी होता तब भी टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं होता। अगर कोरोना नहीं होता तब भी बजट सारा इससे बहुत ज्यादा रहता। ये पेपर पर है, ये रिवाइज होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सितंबर में भी मसला आएगा, फिर अक्टूबर में FATF है, ये सारे इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये जो आदाद शुमार है ये सब रिवाइज होने वाले हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला किसी कौम पर उससे ज्यादा बोझ नहीं डालता जितनी उसकी सकत ना हो, ये कुरान ने फरमाया है। इसका मतलब ये है कि अगर हमसे बोझ ये सबल नहीं रहा तो हमारे अंदर कसूर है कि हम फ्यूडल कल्चर पे जा रहे हैं, चोरों को नवाज दें, ताकतवर तबकों को नवाज दें, वरना जो असाइल अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि हमसे ज्यादा बोझ नहीं डालते। मगर हमें लग रहा है कि हमारी कैपेसिटी से बाहर हो गया। खुदा न खास्ता 10 लाख से बहुत ज्यादा ये बढ़ जाएंगे, बिल्कुल नजर आ रहा है। दुनिया कह रही है, मैंने जो अमेरिकन में पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर कम से 10 से बात की है, वो कहते हैं जी आपने खुदकशी की है, जिस तरह से ये लेके चले सिंध शुरू करते हैं वो नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमेशा हमारी रहनुमाई फरमा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, बहुत मशहूर है सर हम आपके। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना गिरदोनवां का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।